यूके वर्क परमिट वीज़ा कितने का मिलता है? यूके वर्क परमिट लीगली और इल्लीगली तौर पर लोग कैसे लेते हैं? कितना पैसा लेके यूके बुलाते हैं, तो उनको कौन काम देता है, वो कहाँ जाते हैं, उनको सीओएस लेटर कौन इशू करता है और ये सारे पैसे किसकी जेब में जा रहे होते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं एहसन अली। आज जो मैं आपके पास टॉपिक लेकर आया हूँ वो बेसिकली बहुत हॉट टॉपिक है। हर कोई ये जानना चाहता है कि यूके वर्क परमिट वीज़ा कितने का मिलता है, क्योंकि जिससे पूछो कोई कहता है कि मैं तो 10,000 पाउंड लेकर आया, तो कोई कहता है मैं 15,000 पाउंड लेकर आया, तो कोई कहता है भाई मैं तो 25,000 पाउंड लेकर आया। तो आज हम लोग यही जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर इसकी कॉस्ट क्या आती है और ये कॉस्ट हमें किसे पे करनी होती है। तो बेसिकली आज हम इसकी एक्चुअल कॉस्ट के हवाले से बात करेंगे। एक टॉपिक तो हमारा ये हो गया। दूसरा टॉपिक है कि यूके वर्क परमिट लीगली और इल्लीगली तौर पर लोग कैसे लेते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे पहले यूके वर्क परमिट की टोटल कॉस्ट क्या आती है, इसके क्या एक्सपेंसेस आते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर यूके वर्क परमिट मिलता कैसे है। तो वर्क परमिट लेने के लिए आपको सबसे पहले तो यूके में लीगली तौर पर जॉब सिक्योर करना होती है। सिर्फ जॉब ही सिक्योर नहीं करना होती, बल्कि आपने अपने एम्प्लॉयर से स्पॉन्सरशिप भी लेना होती है। अच्छा, अगर आप यूके के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, लाइक पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई करने के बाद आपका एम्प्लॉयर आपको बोलेगा हाँ ठीक है, हम आपको यूके में जॉब देंगे। वो आपको एक लेटर प्रोवाइड करेगा जो कहलाता है COS लेटर। वो कहलाता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेटर। उसमें ये क्लियर मेंशन होता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर रहा है इस जॉब के लिए यूके के अंदर। तो सवाल ये बनता है कि ये स्पॉन्सरशिप जॉब्स कहाँ होती हैं और हम इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें, ये जितनी भी स्पॉन्सरशिप जॉब्स होती है ना, ये सारी ऑनलाइन अवेलेबल होती है, क्योंकि ज़्यादातर स्पॉन्सरशिप जॉब्स जो हैं वो आपको बड़ी बड़ी कंपनीज ऑफर करती हैं। कभी वो खुद को डिफरेंट पोर्टल्स में रजिस्टर करवा के जॉब पब्लिश करती हैं, तो कभी वो एजेंसी के थ्रू हायर करती हैं। अच्छा, सिर्फ बड़ी कंपनीज ही नहीं बल्कि कुछ छोटी कंपनीज भी स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर रही होती हैं। लाइक किसी का एक छोटा सा रेस्टोरेंट हो गया, ग्रोसरी शॉप हो गई या टेक अवेज का कोई छोटा सा बिजनेस हो गया, तो ये लोग भी स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन चांसेस बहुत रेयर होते हैं कि कोई स्मॉल बिजनेस आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करे। अगर वो किसी को स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर भी रहे होते हैं ना, तो ज्यादातर वो अपने बहन भाइयों को या तो किसी बहुत ही करीबी रिलेटिव को कर रहे होते हैं। वो किसी भी तीसरे बंदे के लिए बॉदर नहीं करते। वो इसलिए जब आप यूके में किसी को स्पॉन्सर कर रहे होते हैं तो एज अ कंपनी उसमें आपकी भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। इवन आपको अपनी कंपनी लीगली तौर पर रजिस्टर्ड करवानी होती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, पेपर वर्क कंप्लीट करना होता है और साथ साथ आपको यूके गवर्नमेंट से लाइसेंस भी लेना होता है। जो उस लाइसेंस में आपको वो लोग अलाउ करते हैं कि आप किसी को भी यहाँ पर जॉब के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं और इसमें भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। आपने अपनी कंपनी का पूरे साल का टैक्स पे करना होता है और साथ साथ उस एम्प्लॉय का भी करना होता है जिसको आपने स्पॉन्सर किया होता है। और अगर आप किसी को स्पॉन्सर कर रहे होते हैं या तो 3 साल के लिए करते हैं या तो 5 साल के लिए। अच्छा, 3 साल और 5 साल ये ज्यादातर ऐसे ही होता है, लेकिन स्मॉल बिजनेसेस बॉदर नहीं करते खुद को कि वो किसी के साथ 5 साल के लिए खुद को इंगेज करें। और इसके अलावा भी बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं अगर आप किसी को स्पॉन्सर करना चाहते हैं यूके के लिए। तो ये सब चीजें जो है ना, ये एक बड़ी कंपनी के लिए बहुत आसान होती है, क्योंकि वो एक बड़े स्केल पे काम कर रही होती हैं, एक बड़ी टीम होती है उनके पास, एक बड़ी मैनेजमेंट होती है जो चीज़ों को मैनेज कर रही होती है। तो कंपैरेटिवली छोटी कंपनी से बड़ी कंपनीज के लिए ये सारी चीज़ें आसान होती हैं। इसीलिए स्मॉल कंपनीज बहुत रेयर होता है कि वो किसी को अपनी जेब से निकाल के स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करें। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। जो बच्चे एज अ स्टूडेंट स्टडी हासिल करने यूके आते हैं, उन्हें भी अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद स्पॉन्सर जॉब चाहिए होती है। अगर वो स्पॉन्सर जॉब सिक्योर करते हैं तो ही वो यूके में रहते हैं। फिर PSW सिक्योर करते हैं और PSW पोस्ट स्टडी वर्क कहलाता है। सो यूके में लीगली रहने के लिए या इधर काम करने के लिए अगर आपके पास नेशनैलिटी नहीं है तो आपको जॉब तो चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन जॉब के साथ साथ आपको ऐसा एम्प्लॉयर भी चाहिए जो आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर सके। सो लेट्स अज्यूम अगर आप यूके में रहकर स्पॉन्सर जॉब सिक्योर करने में कामयाब हो गए, तो अब आपकी जेब से कितना पैसा लगेगा और आप
कितना एक्सपेंस बेयर करेंगे। सो स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए आपको 2 तरह की फीस पे करनी होती है। एक होती है आपकी वीजा एप्लीकेशन फी, दूसरी होती है आपकी IHS की फी। अच्छा, जो वीजा एप्लीकेशन फी है ना, वो आपकी 719 से लेके 1500 पाउंड के दरमियान में होती है, इट डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टेंसेस। वो इसलिए हो सकता है आप 3 साल के लिए अप्लाई कर रहे हो या आप 5 साल के लिए अप्लाई कर रहे हो। आपकी जॉब जो है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशनल लिस्ट का पार्ट ना हो सकता है आप यूके के बाहर से अप्लाई करो या यूके के अंदर से अप्लाई करो। ये सारे फैक्टर्स जो हैं आपकी वीज़ा फी डिसाइड करते हैं, लेकिन ये फीस आपको 719 से लेके 1500 पाउंड के दरमियान ही पड़ती है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ती। अच्छा, जो आपकी दूसरी फ़ी होती है वो होती है IHS की फ़ी। ये बेसिकली आपकी हेल्थ इंश्योरेंस फ़ी होती है जो आपको एडवांस में पे करनी होती है। अगर आप 3 साल के लिए आ रहे हैं तो आपको 3 साल की एडवांस फ़ी पे करनी पड़ेगी। अगर आप 5 साल के लिए आ रहे हैं तो आपको 5 साल की फ़ी एडवांस पे करनी पड़ेगी। तो अभी जो आपकी IHS की फ़ी चल रही है वो चल रही है 1035 पाउंड पर ईयर। तो अगर आप 3 साल के लिए आ रहे हैं तो आप 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लें। अगर आप 5 साल की वीज़ा पे आ रहे हैं तो आप 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लें। सो ये जो फ़ी है ये पर पर्सन फ़ी है, ये एज अ फैमिली फ़ी नहीं है। मतलब अगर आपके साथ आपके डिपेंडेंट्स आ रहे हैं या आपके स्पाउस आ रहे हैं तो आप उनकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी भी सेपरेट पे करेंगे और उनकी IHS फ़ी भी सेपरेट पे करेंगे। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं वो IHS फ़ी से एग्जेम्प्ट भी होते हैं, लाइक डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, केयरर हो गए या सोशल वर्कर हो गए, ये लोग IHS फी से एग्जेम्प्ट होते हैं। अच्छा, अगर आप केयर वर्कर वीजा पर आ रहे हैं या एज अ डॉक्टर आ रहे हैं तो आप पर IHS फी जो है वो अप्लाई नहीं होती है, आपको सिर्फ वीजा एप्लीकेशन फी देनी होती है। अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आप बहुत हाईली क्वालिफाइड हो, आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो या आप बहुत स्किलफुल हो, तो कंपनी आपको एज अ की एम्प्लॉयर देख रही होती है। वो ये देख रही होती है आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, तो वो आपको रिटेन करने के लिए या आपको यहाँ बुलाने के लिए वो आपकी वीजा एप्लीकेशन फी और IHS फी दोनों पे कर रही होती है। इवन समटाइम्स बिग कंपनीज लाइक KPMG या डिलाइट जैसी कंपनीज आपका एयर टिकट भी पे कर देती है। तो चलें, ये तो हो गया हमारा यूके आने का लीगल तरीका, जिसमें हमने वर्क परमिट सिक्योर करना होता है, जॉब स्पॉन्सर सिक्योर करना होता है, IHS फी पे करनी होती है, वीजा एप्लीकेशन फी पे करनी होती है और हम इसके थ्रू यूके आ जाते हैं। अगर हम 3 साल वीजा की बात करते हैं तो हमारी वीजा एप्लीकेशन फी और IHS फी दोनों को मिला के जो हमारी टोटल रफली कॉस्ट पड़ती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो पड़ती है 3824 पाउंड पर पर्सन। अच्छा, तो ये 3 साल वर्क परमिट की फी थी। अगर आप 5 साल के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ी सी फीस बढ़ जाएगी। और ऐसे ही अगर आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ ला रहे हैं या अपने स्पाउस को साथ ला रहे हैं तो उनकी फीस भी आपको सेपरेटली पे करनी पड़ेगी। उनकी IHS फी भी आपको सेपरेटली पे करनी पड़ेगी और वीजा एप्लीकेशन फी भी सेपरेटली पे करनी पड़ेगी। और अगर आप हेल्थ केयर वर्कर वीजा पर आ रहे हैं, लाइक एज अ डॉक्टर आ रहे हैं, नर्स आ रहे हैं या सोशल वर्कर आ रहे हैं या फिर एज अ सीनियर केयरर आ रहे हैं, तो आपको डिस्काउंटेड फी देनी पड़ती है वीजा एप्लीकेशन फी की भी, क्योंकि IHS तो अप्लाई होती नहीं आपके ऊपर। आपको जो टोटल फीस पे करनी होती है वो होती है 551 पाउंड वीजा एप्लीकेशन फी। तो यही टोटल फीस होती है। इसके अलावा एज अ एप्लीकेंट आपको कोई भी फीस पे करनी नहीं होती। तो दोस्तों, ये तो हो गया लीगल तरीका वर्क परमिट का। अब चलते हैं हम इलीगल तरीके की तरफ, जो आजकल एजेंट्स ने बहुत सरगर्म किया हुआ है। और अगर आप उनसे जाकर पूछेंगे ना कि यूके का वर्क परमिट कितने का मिलेगा, कोई बोलेगा 15,000 पाउंड, कोई बोलेगा 20,000 पाउंड, और आजकल तो 25 से 30,000 पाउंड भी ले रहे हैं। तो उनका जितना मुंह खुल सकता है वो उतना मुंह खोल के आपसे मांग रहे हैं पैसे। और अब बात करते हैं कि ये लोग इतने लोगों को इतना पैसा लेके यूके बुलाते हैं तो उनको कौन काम देता है, वो कहाँ जाते हैं, उनको COS लेटर कौन इशू करता है और ये सारे पैसे किसकी जेब में जा रहे होते हैं। तो दोस्तों, दुनिया के हर मुल्क की तरह यूके में भी बहुत सारे स्कैमर्स भरे पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये वर्क परमिट वो लोग ज्यादातर दे रहे होते हैं जिनका कोई अपना काम होता है, एक छोटा सा बिजनेस होता है, कोई रेस्टोरेंट होता है, गैरेज होता है, हार्डवेयर की शॉप होती है, जिनकी कंपनी बेसिकली रजिस्टर्ड होती है, ये ज्यादातर वर्क परमिट दे रहे होते हैं। ये लोग आपको काम की गारंटी नहीं दे रहे होते, लेकिन हाँ, ये वर्क परमिट इशू कर रहे होते हैं जिसमें से आपको ये चार्ज करते हैं 25 से 30,000 पाउंड, जिसमें मालिक का भी शेयर होता है और साथ साथ एजेंट का भी शेयर होता है। तो मैं आपको क्लियर ये बात बता रहा हूँ कि ये आपको कोई काम नहीं देते हैं, सिर्फ ये आपको यूके बुला लेते हैं और आपको काम खुद ढूंढना पड़ता है यहाँ आने के बाद। इवन आप जो अपना टैक्स पे कर रहे होते हैं तो ये आपको बोलते हैं कि भाई आप हमें पैसे दें, यानी आप इनको 300 से 400 पाउंड मंथली देंगे तो ये आपका टैक्स पे करेंगे, अदरवाइज ये आपका टैक्स भी पे नहीं करते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इनकी ये लोग बहुत हाईली अनरिलायबल लोग होते हैं जो कि सुबह कंपनी खोलते हैं और शाम में बंद कर देते हैं। इनकी कोई गारंटी नहीं होती है। यूके में एक बंदे के नाम पर 6 कंपनीज हो, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता एज लॉन्ग एज वो टैक्स पे कर रहा हो। और अगर वो टैक्स के नाम पर 200 पाउंड भी पे कर देता है ईयरली और उसको जस्टिफाई कर देता है तो गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर देता है, लाइक आप 20,000 25,000 पाउंड देकर यूके आ जाते हैं और आपको वो काम देता नहीं है, तो आपकी जिंदगी
रुल जाती है। मतलब आपके पास कोई काम तो होता नहीं है, तो आप जब काम ढूँढने निकलते हैं तो कोई गोरा तो आपको काम देता नहीं है, और जो आपके अपने लोग होते हैं लाइक जो काम दे रहे होते हैं, कैश इन हैंड पर ज़्यादातर काम चल रहा होता है, तो वो कोई आपको 4 पाउंड पर आवर दे रहा होता है, कोई आपको 6 पाउंड पर आवर दे रहा होता है। मतलब आपको जो मिनिमम वेज है वो भी नहीं मिल रही होती। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूँ, जिस कंपनी के थ्रू आप आए होते हैं 3 साल या 5 साल के लिए, जिसने आपको स्पॉन्सर किया होता है, अगर वो कंपनी 1.5 साल या 2 साल में बंद हो जाती है, तो आपके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम पीरियड रह जाता है। मतलब 2 महीने में आपको कोई नया स्पॉन्सर ढूँढना होता है। अगर आप नए स्पॉन्सर नहीं ढूँढ पाए 2 महीने में, तो आप इस मुल्क या यूके में इल्लीगल हो जाते हैं। इल्लीगल होने का मतलब ये होता है, ना आप यहाँ रह सकते हैं और ना आप यहाँ काम कर सकते हैं। तो मतलब आपको इस मुल्क से अपने मुल्क वापस जाना पड़ेगा। तो क्योंकि आप इधर इल्लीगल आए हुए होते हैं, तो आप किसी गवर्नमेंट इदारे में भी इनकी कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद इधर पैसे देकर आए हुए होते हैं। और अगर आप इनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेते भी हैं, तो गवर्नमेंट इनके खिलाफ एक्शन तो लेती है, बट आपको भी अपने घर वापस भेज देती है। अच्छा, यहाँ का जो हेल्थ केयर का स्कैम है वो तो किसी से कोई ढका छुपा नहीं है। मतलब लोगों ने रातों रात केयर होम्स खोले हैं और डिफरेंट ममालिक से बड़ी तादाद में लोगों को यहाँ बुलाया है, और बुलाने के बाद ना तो उनको कोई काम दिया है और ना ही कंप्लीट वर्किंग आवर्स दिए। तो लोग अपनी पूरी फैमिलीज के साथ आ गए। फैमिलीज के साथ आने के बाद ना उनके पास काम है, ना खाने को पैसे, ना सर छुपाने की जगह, बल्कि वो फूड बैंक्स पर जिंदा है। फूड बैंक्स के बाहर वो लाइन लगा के खड़े होते हैं खाना लेने के लिए। और यही वजह है कि केयर होम्स वीजा पर काफी सख्ती कर दी है गवर्नमेंट ने, कि अगर आपका CQ से रेगुलेट नहीं होगा केयर होम, तो आप यूके आ ही नहीं सकते। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, इलीगल भी और लीगल भी। याद रखिएगा, लीगल तरीके में ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं, स्किलफुल हैं, एक्सपीरियंस हैं, तो आपको यहाँ जॉब मिल जाती है। और अगर आप इलीगल तरीके से आते हैं और वो कंपनी नेक्स्ट डे ही बंद हो जाती है, तो आपकी कोई गारंटी नहीं देगा कि आपकी वो जॉब सिक्योर है भी या नहीं, या आपको काम मिलेगा भी या नहीं। तो दोस्तों, मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप लीगल तरीके से यूके आएं, इलीगल तरीके से दूर ही रहें, क्योंकि यहाँ आने के बाद टेंशन में रहें तो फजूल है ना। तो बेहतर ये लीगल तरीका यूज करें, वो सबसे बेहतर तरीका है। चलें, अब मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। चलें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।